ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बांटने का काम उचित रूप में सेना का जो पराक्रम और शौर्य है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। चाहे 62 का वार हो, चाहे 65 का हो, चाहे 71 में इंदिरा गांधी के वक्त में बांग्लादेश आजाद करवा दिया, पाकिस्तान दो टुकड़े कर दिए, तभी ऐसे माहौल बना था। और कारगिल युद्ध हो जो वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थी, पर इन्होंने उसको भी उनके पीछे छिपके राजनीति कर देश में ऐसा माहौल बना दिया। उस रूप में पूरा भावनात्मक मुद्दे उठा करके चुनाव जीता गया है। इस चुनाव में जो उनको वोट मिले उनको मेरा मानना है कि कोई विचारधारा, उनकी नीति, उनके कार्यक्रमों के आधार पर वोट नहीं मिले, बल्कि भावनात्मक मुद्दे बना करके लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया गया। और यही कारण है कि हर बात को छिपाया गया है। अर्थव्यवस्था डाउन जा रही है, तो रविशंकर प्रसाद जी क्या कहना आप देख रहे हैं। और कल जो वित्त मंत्री के पति हैं, उन्होंने खुद ने कहा कि इस सरकार को पंडित नेहरू की नीतियों की चर्चा करने के बजाय, आलोचना करने के बजाय उनको नरसिंह राव जी के, डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीतियों को आगे बढ़ाना चाहिए, देश को बचाना है तो, और नहीं तो अर्थव्यवस्था घर पे चली जाएगी। इस रूप में NSO जिसके आगे आ चुके थे चुनाव के पहले, तो आप देखा उनको छिपाया गया और चुनाव संपन्न होते ही बता दिए गए। 5% के आंकड़े जो थे बेरोजगारी के, जो सबसे 40 साल में सबसे कम स्तर के हैं। पर दुख इस बात का है कि उस वक्त में तमाम मैंने देखा है, करीब करीब पूरा मीडिया, तमाम मीडिया के आर्टिकल्स थे, तमाम अखबारों के, कोई 70-80% लोगों ने उन पर चर्चा की होगी। इस प्रकार पहली बार NSO नेशनल सैंपल सर्वे, इसके ऊपर सबको गर्व है कि उनको लेके तमाम डिपार्टमेंट भारत सरकार की और राज्य सरकारें अपनी नीति बनाती हैं। उनके आंदोलन छिपाने में तुक नहीं था और उनके चेयरमैन ने, उनके मेंबर ने इसे पता दे दिया। तो कई घटनाएं तो लंबी चौड़ी बातें हैं। मैं कह सकता हूं कि डेमोक्रेसी आज देश में खतरे में है। और मुंबई से अलग कौन समझ सकता, पूरे मुंबई में जो व्यापार है वो ठप है, पूरे देश में ये हालात है, उद्यमी दुखी है। नौजवानों को जो वादे किए गए थे 14 के अंदर, 14 में जो मुद्दे बनाए मोदी जी ने यूपीए गवर्नमेंट के खिलाफ में, चाहे वो मुद्दा ब्लैक मनी लाने का था बिल्कुल से, अब उनकी चर्चा नहीं करता, कोई भी पार्टी वाले चर्चा करते ही नहीं। इस प्रकार से उस वक्त में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने, बच्चों को, नौजवानों को, कुछ चर्चा उसकी नहीं होती। 15 लाख रुपए की बात तो छोड़ दीजिए, खाते में जाने, तो जुमला साबित पहले खुद ने कर दिया। उस वक्त के मुद्दे अगर हम देखें टीवी के अंदर या न्यूज पेपर में, प्रिंट मीडिया में, तो अब जो उनके कैंपेन मैच नहीं खाते हैं, उनका क्या हुआ। इस रूप में देश में पूरा मीडिया को कंट्रोल किया हुआ है। मीडिया के मालिक लोग, संपादक दबाव में है। आप लोग कितनी मेहनत कर लो, जरूरी नहीं कि आपकी मेहनत जो है वो कामयाब होगी। कितना दिखाया जाएगा, कितना लिखा जाएगा, कोई आपके हाथ में नहीं है। ये चौथे स्तर की स्थिति, चौथा स्तर यहाँ बैठा हुआ है, पर वो भी कंट्रोल है। इन हालातों में पूरे मुल्क चल रहा है और बहुत मैं समझता हूँ कि चिंता का विषय बना हुआ है पूरे मुल्क में। बाकी तो जितनी बातें करें उतनी कम है। किसी फील्ड के अंदर राज्य सरकारें बहुत दुखी हो रही है, क्योंकि इन्होंने जिस रूप में नोटबंदी करी, नोटबंदी की, अब आपको मालूम पड़ गया अभी नोबेल पुरस्कार विजेता में उनकी पत्नी ने क्या कहा, नोटबंदी गलत साबित हुई। आज तक हिसाब जिसको नहीं बताया गया।
आज से तो कंप्यूटर में साल तक हिसाब आ जाता है कितना पैसा जमा हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ। उस युग के अंदर पार्लियामेंट के अंदर की बात भी आप कोई हिसाब किताब नहीं दो तो आप सोच सकते हो कि उसका उसके पीछे राज क्या है। वो राज वो बता नहीं रहा है। ब्लैक मनी आई नहीं, जो भी लिखी जा रही थी वो ब्लैक मनी गई कहाँ, वो भी जमा हो गई। तो ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम किया नोटबंदी ने। जीएसटी के लिए तो रात को 12 बजे जब देश आजाद हुआ हो, दूसरी आजादी मिली हो टैक्स रिफॉर्म के नाम पर, 12 बजे पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल के अंदर ज्वाइंट सेशन किया गया। इतना बड़ा तमाशा किया गया, जबकि जीएसटी कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट लेके आई थी। हम लोगों ने मीटिंग अटेंड करी उस वक्त में बम्बई के अंदर भी। पहले कुकरदिया आए थे, मुझे याद है। उस वक्त ये विरोध करते थे, क्या मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या गुजरात हो, और वन नेशन वन टैक्स की बात थी। वन नेशन वन टैक्स की बात थी, वो लागू करना चाहिए था। इन्होंने 4-5 स्लैब बना दिया, अब उसमें सुधार करते करते 3 साल लगा देना है। रोड के सुधार होते हैं उसके अंदर। उसके कारण से जीएसटी जिस रूप में लागू होनी चाहिए थी देश के अंदर, वो लागू नहीं हो पाई। स्थिति बन गई कि वो जीएसटी जो है उसमें रेवेन्यू आएगी नहीं जितनी आनी चाहिए थी। उसका असर केंद्र में पड़ता है, खुद में भी उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, और राज्यों को हिस्सा मिलता है टैक्स का, वो हिस्सा कम हो गया। ग्रांट मिलती है, रेवेन्यू कम होगी भारत सरकार की, तो राज्यों को ग्रांट कम मिलेगी। जो इसकी वजह थी केंद्र सरकार की सीएसएस, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसमें 90% भारत सरकार देती थी, 10% राज्य सरकार देती थी। कहीं 70-30 था, कहीं 60-40 था। उल्टा कर दिया उसको, कई योजना बंद कर दी, राज्य सरकार खुद चला रहे। तो एक प्रकार से राज्य सरकार की भी आर्थिक स्थिति खराब करने में सबसे बड़ा हाथ है केंद्र सरकार का। इन स्थिति के अंदर केंद्र चल रहा है, इसलिए लोगों ने ठीक कहा, इनको इकोनॉमिक्स की समझ ही नहीं है सरकार को। इकोनॉमिक की समझ ही नहीं कहना, आप समझ सकते हो क्या होता है। उस स्थिति में आज हम लोग चल रहे हैं। ऊपर सारी संस्था बर्बाद हो रही है, जो किसी मुल्क के लोकतंत्र के लिए हर वर्ग को, चाहे वो लेखक है, साहित्यकार है, पत्रकार है, इंटेलेक्चुअल है, उन सबके लिए, आम जनता के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। अगर जुडिशरी का न्याय मिल सकता है, उसको भी दी जा सकती है, वो दबाव के अंदर है। सीबीआई हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, ईडी हो, वो हथियार के रूप में काम नहीं जा रही है। आप देख रहे हैं किस रूप में उसका दुरुपयोग हो रहा है, वो आपके सामने है। शरद पवार जी के ऊपर 5 साल राज में रहे लोग, आपने हमने कभी नहीं सुना मेरे ख्याल से कि उनके खिलाफ कोई केस या ईडी का है। अचानक चुनाव पर ईडी आ गई, प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ में भी अभी ईडी पर आ गई। चुनाव के वक्त में नोटिस जारी हो रहे हैं। तो ये ऐसा जो है, इसको कहते हैं नंगा नाच लोकल भाषा के अंदर, ऐसा हमने कभी देखा नहीं देश के अंदर। जो आज चल रहा है उसको हर भारतीय को समझने की आवश्यकता है। चुनाव में तो हार जीत होती रहती है, उसकी कांग्रेस कभी परवाह नहीं करी है। कांग्रेस वो पार्टी जिसके सेक्रीफाइसेस, त्याग बलिदान आजादी के पहले भी हुए। गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया संविधान, और 70 साल तक ये लोकतंत्र को कायम रखा। पाकिस्तान, हिंदुस्तान साथ में आजाद हुए, वहाँ डेमोक्रेसी काम नहीं रहता। प्रधानमंत्री को जेल, कभी प्रधानमंत्री को फांसी फंदे पर लगा दिया, भुट्टो साहब को। यहाँ सरकार बदलती गई, और 70 साल तक ये स्थिति रही है। 70 साल तक लोकतंत्र को कायम रखा, देश को एक अखंड रखा, खालिस्तान नहीं बनने दिया। इंदिरा गांधी ने जान दे दी अपनी प्रधानमंत्री कुर्सी पर होते हुए भी, परंतु खालिस्तान नहीं बना। सरदार बेंची जी शहीद हो गए, मुख्यमंत्री रहते हुए, आतंकवाद का सफाया कर दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए, पर देश को एक अखंड रखा। अनेकता में एकता वाला मुल्क है ये। इनकी सोच बिल्कुल विपरीत थी। इसका कोई लोकतंत्र यकीन नहीं है। लोकतंत्र का मुखौटा पहन के राजनीति कर रहे हैं, फासिस्टी लोग हैं। और आज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी
आप में से कुछ सीधे लोगों को मालूम होगा कि 70 के दशक के अंदर ये बात कही जाती है कि संजय गांधी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के रूप में काम कर रही थी सरकार में। आज वो तो पता नहीं करते थे। आरएसएस जो है, आरएसएस संविधान के ऊपर काम कर रहा है, सब संस्थाओं को वो इंटरफेस उनका है, उनके बगैर मुझे पता नहीं लगता है। या मंत्रिमंडल बनो, चाहे वो मुख्यमंत्री बनो राज्यों के अंदर, उस नीति में परिवर्तन लाओ, तमाम पहले जाना पड़ता है आरएसएस के पास। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कौन है? उस रूप में आरएसएस काम कर रहा है, इसलिए चिंता का विषय बना हुआ देश के अंदर। और उनका मुकाबला करने के लिए मैंने कहा चुनाव में हासिल होती रहती है। इतने साल तक अगर कांग्रेस इस देश के अंदर लोकतंत्र को जिंदा नहीं रखती तो मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बनते? तो मोदी जी कहते हैं 70 साल में क्या किया? 70 साल में आपको कांग्रेस ने लोकतंत्र जिंदा रखे प्रधानमंत्री पद। तो ये स्थिति आज देश में है, इनकी कटनी में कड़ी अंतर है, नीतिवादी एक नहीं है। और ये लोग चाहे राज्य चाहे अंतर्राज्यीय ये जाते हैं, तमाशे करते हैं। आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट दुनिया के दूसरे मुल्क में जाकर के पब्लिक मीटिंग नहीं की होगी। अपने देश के एनआईएस मोदी जी करते हैं। आप देख लो क्या क्या अगली सरकार ट्रम्प सरकार, अरे कल वहाँ सरकार बदल गई पार्टी की तो क्या होगा? वाजपेयी जी बने थे विदेश मंत्री, जब मुरारी भाई देसाई बने थे प्राइम मिनिस्टर, जनता पार्टी बनी थी इनकी सब पार्टी मिलकर के, तो वाजपेयी जी ने वही नीति चलाई देश के अंदर विदेश नीति पहले की थी, और आज तक वो चलती आ रही है। ये आप देखिए इतना बड़ा दखल कर, तो महात्मा गांधी का नाम लेने लगे लोग। अरे महात्मा गांधी को कभी माना ही नहीं था, ना अम्बेडकर को माना, ना महात्मा गांधी को माना, ना सरदार पटेल को याद किया, अब सबको याद कर रहे हैं। ये तमाम स्थितियां आपके सामने हैं। और मानो कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि आप देश से माफी तो मांगो कि 60 साल तक हमें समझ में नहीं कि महात्मा गांधी थे क्या, इतने बड़े महापुरुष थे, नॉलेज की बात करते थे, सत्य की बात करते थे। अब हमें समझ में आई है, माफी चाहते देशवासियों से, अब हम उनको अपना रहे हैं, और वो भी दिमाग से नहीं, जुबान से नहीं, दिल से और दिमाग से अपना। ट्रम्प कह रहा आपका राष्ट्रपिता, मोदी जी को राष्ट्रपिता बता रहा है ट्रम्प। अरे उसी वक्त मोदी जी को टोकना चाहिए था कि मिस्टर ट्रम्प वेरी सॉरी, राष्ट्रपिता एक ही है, वो है महात्मा गांधी। वहां पे भी चुप हो गया है। तो महात्मा गांधी की जगह वो राष्ट्रपति को ट्रम्प साहब ने कह दिया राष्ट्रपिता है, कोई इन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। ये तमाम बातें लंबी चौड़ी आप देखते। धन्यवाद। सर, आज अयोध्या में हियरिंग कंप्लीट हुई है और अयोध्या के केस में आज हियरिंग कंप्लीट हुई है, और आपके जो सहयोगी हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने एक ट्वीट लिखा है कि मुंह में राम और मन में नथुराम। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? किसने लिखा है? अभिषेक मनु सिंघवी। मुंह में राम मन में नथुराम। नथुराम बोर्ड से ये उन्होंने खाली आपको रिमाइंड कर रहा है, रिमाइंड कर रहा है सबको मालूम। सर, आपने प्रफुल्ल पटेल का नाम लिया अभी, और आप बोल रहे हैं कि ये इलेक्शन की वजह से हो रहा है, जो भी टाइमिंग की वजह से हो रहा है। लेकिन सर, प्रफुल्ल पटेल ने कल पीसी करके बोला है कि उन्होंने बाई मिर्ची की वाइफ के साथ डायरेक्ट डील किया हुआ था। तो सर, अभी आप क्या इस पे रिस्पॉन्स करेंगे? क्योंकि आप बोल रहे थे कि टाइमिंग की वजह से। मैं उनके ऊपर नहीं जाता हूँ, उनके क्या आरोप है या मैं खाली कह रहा हूँ। कांग्रेस हमें ध्यान रखती थी, कांग्रेस हमें ध्यान रखती थी कि चुनाव चल रहे हैं, हम तो ऐसा काम नहीं करें जिससे कि लोग क्या कहेंगे, इनके राज में लोग क्या कहेंगे परवाह नहीं हो। इसलिए चुनाव चल रहे हैं, तब भी आप काम करें। चुनाव की पहले कार्य हो सकती थी, बाद में। सर, लेकिन यूपीए में यूनियन मिनिस्टर थे जब उन्होंने ये पेपर साइन किए हैं सर, तो मैंने कहा ना आपको, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं खाली कह रहा हूँ साइनिंग की बात कर रहा हूँ। चुनाव के पहले भी, चुनाव के बाद में कर रहे थे, बाकी आने रह गए। पर जिस रूप में चुनाव चलते हुए टाइमिंग चुनी इन्होंने, ये चुनाव को डिस्टर्ब करने की चुनी। अच्छा सर, अभी जो राजीव धावन पे सर मेरा सवाल है, जो राजीव धावन ने बोला है कि उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर को लेकर बहुप्रतीक्षित जो सुनवाई चल रही थी वो पूरी हो गई है। ऑर्डर राम मंदिर को लेकर जो सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में,
सुनवाई पूरी हो गई है, कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व रखा है। आपको लगता है कि इस मामले को अभी जब तक ऑर्डर मतलब जब तक फैसला आएगा तब तक एक वातावरण निर्माण किया जाए? क्या कहेंगे आप इस तरह से? पूरे अयोध्या के मैराथन हियरिंग को लेकर क्या कहेंगे? आज जो रिजर्व के लिए रखा सब जुडिस मामले होते हैं, उसमें कभी कोई कमेंट नहीं किया जाता है। सब जुडिस से वो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, कोई कमेंट नहीं कर सकता। सर राजीव धवन ने किताब फाड़ दी सर। राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने अयोध्या पे उनको एक रेफरेंस के लिए बुक दिया था हिंदू पक्षकारों ने, उन्होंने वो किताब फाड़ दी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने बोला अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो हम बेंच छोड़ करके चले जाएंगे। सर इस पे आप क्या रिस्पॉन्स करेंगे? अभी जो है आप मीडिया वाले लोग हैं, प्लीज जब कोई मामला सब जुडिस होता है लोअर कोर्ट में तब भी ध्यान रखा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट में कैसे? Sir, do you think that whatever the hearing is going in Supreme Court regarding the Ram Janmabhoomi dispute, will it make any impact? हिंदी में कोई मैं हिंदुस्तानी हूँ। अच्छा, ये कोई इम्पैक्ट करेगा महाराष्ट्र के चुनाव पर? यदि वहाँ कोई डेवलपमेंट होता है, यहाँ जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तो यदि राम जन्मभूमि में कोई भी डेवलपमेंट होता है तो महाराष्ट्र के चुनाव को ये मैं फिर कह रहा हूँ आपको, जुडिशरी का मामला है, उनको अपना काम करें तो हम अपना काम करें। अशोक जी, आपको यहाँ से एक जनता के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर, एक नेता के तौर पर क्या सुप्रीम कोर्ट से अपील करना चाहेंगे कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद फैसला सुनाए? मैं समझता हूँ कि वहाँ सब लोग बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, नक्सल हैं, वो खुद इन बातों को समझते हैं, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं। सर आपने इतने सारे बीजेपी गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट के फेलियर बताए, उसके बाद भी कांग्रेस जिस मुद्रा में होनी चाहिए उस मुद्रा में नहीं है। आप उस समय दिल्ली में तो उस समय कांग्रेस उफान पे थी, उसके बाद लगातार बैकफुट पे जा रही है, इस पे क्या कहना? कांग्रेस पार्टी आज भी देश में सबसे बड़ी पार्टी है। हर गांव में 6 लाख गाँव के अंदर कई चौकी है तो कांग्रेस की है, बीजेपी की नहीं है। मैं फिर कहूँगा, सरकार बनाना अलग बात है, परंतु कांग्रेस हर गाँव के अंदर है। हमें 6 रुपये लगा पिछले चुनाव में, इसमें कोई दो राय नहीं। 6 रुपये के फॉल आउट जो है आपके सामने है, इसमें हम स्वीकार करते हैं। परंतु चुनाव मैदान में हम लोग हैं, चुनाव के पहले भी, चुनाव चलते हुए भी, चुनाव के बाद देखेंगे। कांग्रेस जो है, कांग्रेस के बारे में हर व्यक्ति कहता है, चाहे कोई विचारधारा का हो, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी, मजबूत रहनी चाहिए देश का, और उसी ढंग से हमारा आगे बढ़ेगा। कांग्रेस पार्टी एकजुट रहेगी और छुटपुट करते हैं जो आप सुनते हो मीडिया वाले लिखते हो, मैं समझता हूँ ये ऐसे वक्त में होती है। मैंने वो जमाना देखा है इंदिरा गांधी का, जो 77 के पहले इंदिरा गांधी बांग्लादेश आजाद करवा दिया, 74 में, उसके बाद में 71 में आजाद हुआ बांग्लादेश, 74 में परमाणु विस्फोट हुआ पोखरण के अंदर। आज जो मोदी की बात करते हैं, व्यापार ठप पड़े तभी मोदी की बात करते, डर के मारे। माहौल उस पर डर के मारे नहीं था, वैसे भी था, उत्साह था। वाजपेयी को कहना पड़ा पार्लियामेंट में, इंदिरा गांधी दुर्गा का रूप है, इस प्रकार की विजय हुई थी। परंतु बाद में क्या हुआ, ऐसी स्थिति बनी कि 4 साल बाद सरकार चलेगी, इंदिरा जी स्वयं चुनाव हार लेती। तो वही जनता जो माई बाप कहलाती है, आप भी आते हम भी आते हैं, उसके अंदर 2.5-3 साल के अंदर ऐसा माहौल बना, आंधी चली, तूफान चला, इंदिरा गांधी विपक्ष में वापस प्रधानमंत्री बन गई। तो ये तो लोकतंत्र है, ये ऐसे वक्त आते हैं, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 5 सालों में केंद्र में नरेंद्र और राज्य में देवेंद्र, ये फॉर्मूला सुपरहिट रहा है और नरेंद्र प्लस देवेंद्र 1 और 1 11 होते हैं, 2 नहीं। इस पे क्या टिप्पणी है आपकी? नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र में नरेंद्र और राज्य में देवेंद्र, ये फॉर्मूला सुपरहिट रहा है पिछले 5 सालों में, और नरेंद्र केंद्र में और देवेंद्र और राज्य में 1 और 1 11 होते हैं, 2 नहीं। मैं बताऊं आपको, देखिए नरेंद्र मोदी जी का आप बैठे हो, आप लोग बम्बई में रहते हो, बॉलीवुड यहाँ पर है। बॉलीवुड के अंदर जो एक्टर होता है, उस सिनेमा के अंदर एक्टर एक्ट्रेस जो भी होते हैं, वो प्यार मोहब्बत भी करते हैं, डांस भी करते हैं, विलेन के रोल भी अदा करते हैं, सच्चाई कुछ नहीं होती है। तो मोदी जी जो कुछ करते हैं उनमें आप कुछ रुपये मानो, अभिनेता के रुपये माने। सोनिया गांधी का कोई भी दौरा महाराष्ट्र में नहीं दिख रहा है, अहम चुनाव है महाराष्ट्र में, लेकिन सोनिया गांधी जी प्रचार के लिए नहीं आ पाई है, अब तक एक भी सभा नहीं ली है। क्या वजह है और क्या पार्टी के नेता नहीं चाहते कि वो यहाँ आके प्रचार करें?
देखिए, हर पार्टी अपनी स्ट्रेटजी होती है। ये स्ट्रेटेजी के पीछे ये स्ट्रेटेजी क्या है वो समझना चाहिए। नहीं, वो तो अंदरूनी मामला होता है पार्टी का। आप सब लोग हम क्या करेंगे? नहीं सर, आपने कहा कि आपने वो दौर देखा है कि आपने वो दौर देखा है जिस दौर में इंदिरा जी चुनाव हार गई थी और वो फिर से लौट के आई, उन्होंने चुनाव जीता उसके बाद, लेकिन उस वक्त वो पार्टी की प्रेसिडेंट बनी रही। आज आपके जो अध्यक्ष थे वो चुनाव हारने के बाद उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है, वो पार्टी में सक्रिय भी नहीं है। वो कहते हैं मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने पद छोड़ते हुए कहा था कि गांधी फैमिली का कोई आदमी अध्यक्ष नहीं बनेगा। उसके बावजूद सोनिया जी बन गई है और आप कह रहे हैं कि फॉर अ टाइम बीइंग ऐसा उस वक्त कहा गया। तो क्या ऐसे वक्त में आपको कांग्रेस पार्टी का भविष्य दिख रहा है? कांग्रेस पार्टी का भविष्य बहुत उज्जवल है देश का। कांग्रेस का विकल्प हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो पार्टियां सत्ता में है, मैं बार बार कहूंगा, इनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। इनका लोग क्या कहेंगे, पब्लिक क्या सोचेगी हमारे बारे में कोई चिंता नहीं है। ये उछल पे राज कर रहे हैं देश के अंदर, और ऐसे राज जो है, ऐसे शासन लंबे समय तक इस रूप में नहीं रहते हैं। आपको देखेंगे जब तक समझ जाएगी असली कौन है, नकली कौन है, सत्य कौन है, सत्य किसके पक्ष में है, असत्य किसके पक्ष में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होगा। सर, महाराष्ट्र में जो असेंबली इलेक्शन है, महाराष्ट्र कांग्रेस के सर्वाइवल के लिए कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं इसको? हर चुनाव इम्पोर्टेंट होता है पार्टी के लिए। महाराष्ट्र कांग्रेस हर चुनाव इम्पोर्टेंट होता है, इसमें कोई बुराई नहीं। हम लोग भी चुनाव हारे जीते रहे हैं, जीत रहे हैं। आज प्रधानमंत्री परसेप्शन ऐसा है कि बीजेपी शिवसेना चुनाव जीत रही है। आप 2 दिन से यहाँ हो, उस परसेप्शन में आपने हकीकत देखी, उसमें कितना नजर? मैं आपको शुरू में कह चुका हूँ कि लोकतंत्र में चुनाव जीते रहते हैं और चुनाव में कामयाबी मिलती है, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। आप अपने असूलों पर, आपके प्रिंसिपल, आपके प्रोग्राम, आपकी पॉलिसी क्या है, उस पर अटल रहना चाहिए व्यक्ति। विपक्ष की भूमिका भी होती है। जनता जब सौंपती है आपको, तो एक को सौंपती है सत्ता, एक को सौंपती है विपक्ष। हम अपनी भूमिका अदा करें, मैं इस पर विश्वास करता हूँ। क्या आपको लगता है आपकी अपोजिशन सक्सेसफुल रही है? सर, बीजेपी ने नेशनलिज्म का मुद्दा जो है वो असर्व करा है काफी टाइम से, और आपका काउंटर नैरेटिव, ऑपोजिशन का काउंटर नैरेटिव कहीं अभी तक इफेक्टिव इलेक्टोरली नहीं रहा है। यहाँ आप एडमिट करेंगे कि आप मतलब एज अ पार्टी आपका जो प्रिंसिपल्स और पार्टी प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज की आप बात कर रहे हैं, सेक्युलरिज्म की जो आइडिया है वो कम्युनिकेट करने में कहीं पार्टी कम पड़ रही है, और वहाँ पे क्या करना चाहिए? सर, इसी में एक एडिशन और है। कांग्रेस की लोगों से कम्युनिकेट करने की बात कि कहीं आज आपने जैसे बोला कि नेशनलिज्म जो है वो मुद्दे पे बीजेपी लड़ रही है। लोग गुमराह कर रहे हो, क्या यहाँ बैठे लोग राष्ट्रवादी नहीं है क्या? तो जब वो जो गुमराह कर रहे हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगते हैं, कांग्रेस अपने असूलों में कांग्रेस तभी चुनाव में कामयाब नहीं हो पाए, वो इसलिए नहीं हो पाए कामयाब। हम अपने मुद्दों पर अड़े रहे, मुद्दों पर अड़े रहेंगे। राजस्थान में जिस तरह से आपने सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को कन्वर्ट करने में आप कामयाब रहे, महाराष्ट्र में क्यों नहीं होता वो दिख रहा है, ऐसा आपको लगता है? चुनाव के परिणाम के बाद में बात करेंगे। सर, जो महाराष्ट्र और स्पेशली मुंबई के कांग्रेस में हम देख रहे हैं कि जो पास्ट प्रेसिडेंट हैं वो आपस में एक दूसरे पे कमेंट्स कर रहे हैं। मतलब संजय निरुपम कोई निकम्मा बोल रहे हैं, निकम्मा कलर जो है वो एक कांग्रेस के लिए एक बड़ा क्या कहेंगे चैलेंज नहीं है। कांग्रेस आपस में लड़ रही है, मतलब मुंबई में कांग्रेस खुद लड़ रही है, आपकी क्या सलाह है? आपस में लड़ रही है। लोग अध्यक्ष एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ये होना नहीं चाहिए वैसे, पर इतनी बड़ी पार्टी हमारी है, इतनी बड़ी पार्टी है, ऐसे कमेंट आते रहते हैं, ज्यादा उनको उत्सुक रहना नहीं चाहिए। बीजेपी में नहीं है क्या, शिवसेना में नहीं है? राष्ट्रवाद की जो बात आप कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की जो राय है, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवादी, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 370 के मुद्दे पर पार्टी में बिखराव साफ साफ नजर आया। मुंबई यूनिट के भी कुछ पूर्व अध्यक्ष, 2 पूर्व अध्यक्ष वो नाराज थे पार्टी की लाइन से, एक ने तो पार्टी छोड़ भी दी। राजस्थान में भी कुछ नेता सामने आए, मध्य प्रदेश में कुछ नेता सामने आए कि पार्टी की लाइन 370 के मुद्दे पर सही नहीं थी। तो या वो गलत है या पार्टी को फिर पुनर्विचार करने की जरूरत है 370 के मुद्दे पर।
देखिए 370 की बात में कुछ लोगों ने अपने कमेंट किए, व्यक्तिगत कमेंट किए होंगे, पार्टी एक्शन किए जा रहे हैं। तो पार्टी मैंने कहा आपको देश को बचाना है तो हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी नीति है, अपने कार्यक्रम में सिद्धांत चले रहेंगे। और ये जो लोग सत्ता में आए हैं, मैंने कहा आपको संविधान के ऊपर, संविधान के जो ये बैठे आरएसएस के लोग, ये चुनाव जीत तो आए नहीं है। चुनाव में मुखौटा बीजेपी का है और मेरा मानना है राज्य अगर देखें अपन तो बीजेपी का राज नहीं है देश के अंदर, आरएसएस का प्रचार है, जिनका नाम नरेंद्र मोदी जी है, वो देश के प्रधानमंत्री है। उस रूप में देश चल रहा है और मुझसे स्वीकार करना चाहिए। गौरव साहब, मेरा एक सवाल है कि राजस्थान में जैसे आपकी सरकार बनी, आपने वहाँ पर जो किताबों में वीर सावरकर लिखा गया था, उसमें से वीर हटा दिया गया, पुर्तगाल का पुत्र कहा गया, और उन्हीं वीर सागर को यहाँ पर भारत रत्न देने की बात की जा रही है घोषणा पत्र में। मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि मैं कहा ये फासिस्ट लोग हैं, इसका मतलब क्या हुआ? वो जवाब उसी में छिपा हुआ है, क्या आप कह रहे हो? क्या इसका आप विरोध करेंगे? ये फासिस्ट लोग हैं, इनका लोग यकीन नहीं है। वरना लोग क्या कहते हैं, इतिहास क्या कहता है, उनके आधार में फैसले होते हैं हमेशा शासन करने वाले के सामने। इनके लिए कोई लोकतंत्र नहीं है, तो जो चाहेंगे वो करेंगे। इसीलिए टारगेट बन रहे सभी लोग, 1 by 1 टारगेट बन रहे हैं। अभी तो केरल में बारी आएगी, उसके बाद बीजेपी खुद के नेता की बारी आएगी, आरएसएस लोग उसके आरएसएस के खुद के लोगों की बारी आएगी। गुजरात में मोदी जी थे मुख्यमंत्री, तब आरएसएस के लोग भी थे, बहुत दुखी थे। तो पूरा टाइम आने दो उनका। अशोक जी एक सवाल, लोकसभा चुनाव और राजस्थान चुनाव से पहले तक आप राजीव गांधी के, राहुल गांधी के साथ थे, और जब आप नहीं थे, आप उनके साथ थे, उनके सारथी के तौर पर काम कर रहे थे, और जैसे ही आप राजस्थान चले गए, उनका साथ छोड़ के राहुल गांधी भी पार्टी छोड़ के चले गए। ना कोई नहीं छोड़, वो पार्टी भी है, कैबिनेट कर रहे हैं। और आप देखेंगे अध्यक्ष को उन्होंने छोड़ा। आज भी सुनिए, आप सुनिए, सोशल मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी को टारगेट किया गया। ये बीजेपी की पुरानी आदत में है। बीजेपी के पास कभी नीति कार्यक्रम रहे नहीं, हमेशा ये बहादुर मुद्दे लेके चलते हैं। मैं 2 मिनट आपका दूंगा, अपनी बात कर देता हूँ। मैंने देखा बचपन के अंदर गाय माता की पूछ पकड़ के सत्ता मारना चाहते थे। ये वो लोग हैं जो कोई अपने प्रिंसिपल पॉलिसी की बात नहीं करते थे, गाय माता को भूल गए बात। अगर बड़े बड़े मेरे पार्लियामेंट जिला हुआ था, फायरिंग तक हुई थी 60 के दशक। बाद में ये लोग बदल गए, बाद में लोग जो कैंपेन करते थे उसमें कई ऐसी बात होती लोग हंसते थे। फॉर एग्जाम्पल, जब पंडित नेहरू ने बांध बनाया, सागर डैम बनाया, तो सागर डैम बनाने के नाम पर पावर हाउस लगाया, पावर प्लांट लगाया पानी को हाइड्रेट के लिए। ये गली गली में कैंपेन करते थे। पंडित नेहरू का दिमाग खराब हुआ है, पानी का बांध बनाया है, उसमें मिट्टी निकालने गए तो पानी की ताकत निकल जाएगी, वो पानी आप खेतों में देगा, किसानों को पानी काम क्या आएगा। ये वो लोग हैं, ये कभी सोचते नहीं था। इसलिए आप इनके बारे में बात मत कीजिए, ये उससे बढ़ते आगे आएंगे और आज भी वही काम करेंगे। इनके दिमाग में कोई नहीं, देश का नक्शा क्या होना चाहिए और अगर का मजबूत कैसे होनी चाहिए। क्या तकलीफ थी वाजपेयी जी ने अपनाया, डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीतियों को, नरसिम्हा जी की नीतियों को उदाहरण को जारी रखा कि आपके बड़े बड़े जो नेतागिरी बन रहे हैं उसी कारण बन पा रहे हैं। तो मोदी जी का योगी सब बातों का आप पंडित नेहरू को तो पता नहीं क्या कह रहे लोगों ने, और सब नीतियों को तोड़ मोड़ दिया और आज उनकी स्थिति बन गई है 1,76,000 करोड़ रुपए लोन ले रहे हैं आरबीआई से। आप सोच सकते हैं, तो ये पूरा बर्बाद करने में तुले हुए हैं, जनता को कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन रूस को लोन दे भी रहे हैं। टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।